राजस्थान में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां ज़ोरों पर है। एक तरफ 7 सीटों पर उपचुनाव है। हम बात कर लें सलूम्बर और 84 सीट की बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक है कुंजन आचार्य सर, जो सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के वहाँ के विभाग के अध्यक्ष हैं। सर, 2 सीटें अपने मेवाड़ वागड़ की आ रही है, सलूम्बर और 84। पहले सलूम्बर की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर विधायक अमृतलाल मीणा जिनके निधन के बाद अब सीट खाली हुई है अब चुनाव है यहाँ पर। किस नज़रिए से इस चुनाव को आप पहले देख रहे हैं सर? देखिए, 7 सीटों पर उपचुनाव होना राजस्थान में, और मुझे लगता है कि 7 सीटें जो हैं न सिर्फ बीजेपी की बल्कि बीजेपी सरकार की परीक्षा भी की कड़ी है। चूँकि मेवाड़ में 2 सीटें हैं हमारी, मेवाड़ या वागड़ कह लें इसको। मेवाड़ में सलूम्बर सीट हैं और वागड़ में 84 सीट हैं। एक सीट अमृतलाल जी के निधन से खाली हुई है और दूसरी 84 से विधायक थे राजकुमार रौत, जो सांसद बन गए बांसवाड़ा से। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रतिष्ठा जो दांव पे लगी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई है, क्योंकि जब भी सरकार गठन होता है किसी भी राज्य में, वहाँ पर उपचुनाव चाहे जिला परिषद का हो, चाहे प्रधान का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे विधायकों का हो, ऐसे में राज्य सरकार की प्रतिष्ठा एक तरह से इस तरह दांव पे लगी होती है कि उन्हें ये दिखाना होता है कि हमने अब तक चाहे 100 दिन में किया हो, चाहे 200 दिन में किया हो, हमने क्या काम करके दिखाया है। ऐसे में सलूम्बर सीट जो लगातार 3 बार से बीजेपी के कब्जे में थी, और इस लगातार 3 सीटों के बाद में अब कौन उत्तराधिकारी होगा अमृतलाल मीणा का, ये भी सोचने वाला विषय है। अभी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और राधा मोहन दास अग्रवाल जो हैं वो लगातार बैठ के कर रहे हैं। परसों भी वो सलूम्बर के क्षेत्र में थे। दावेदार बहुत सारे हैं। कई बार क्या होता है, जब सीट खाली होती है तो 50 दावेदार इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन पार्टी तय करती है कि किसको चुनाव लड़वाना है। एक कयास ये भी लगा था कि इनकी पत्नी को या इनकी बेटी को, या 2 बेटे हैं, उनको भी टिकट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कल मदन राठौड़ जी के जो वक्तव्य हैं, ये बाइट्स उन्होंने दी हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को फॉलो नहीं करती है। तो निश्चित तौर पर परिवारवाद वाली स्थिति तो नहीं दिखती है। तो इस कयास से ये भी लगता है कि परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे में हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति को या किसी नए चेहरे को या युवा चेहरे को मौका मिल जाए। अब ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो चेहरा होगा कौन होगा, और क्या वो अमृतलाल मीणा की विरासत को आगे बढ़ा पाएगा नहीं पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। सर, सहानुभूति मेवाड़ का ट्रेंड रहा है, चाहे वल्लभनगर का चुनाव हो, राजसमंद का चुनाव हो, या फिर दरियावद में जो उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, वह परिणाम भाजपा भुगती थी। सहानुभूति लहर काम करती है मूल चुनावों में। कई बार अमृतलाल मीणा के बारे में कहा जाता है कि वो अच्छे कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक भी थे, उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। लेकिन सलूम्बर सीट पे मुझे नहीं लगता कि सहानुभूति लहर काम करेगी, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि पार्टी के वो कद्दावर नेता जिन्होंने बहुत बरसों तक काम किया क्षेत्र में, उनके परिवारजन उतने सक्रिय नहीं रहते उनके साथ में। अगर आप उनकी पत्नी को चुनाव लड़ा देंगे तो एक अननोन फेस दिखाई पड़ेगा। वे लोग जो लगातार साथ में रहे, ऐसे लोग जिनके परिवार के लोग उनके चुनावों में साथ रहे, उनके मंचों पर साथ रहे, उनका कामकाज साथ दिखते थे, ऐसे में सहानुभूति की लहर मिल सकती है। लेकिन नए चेहरे पे दांव लगाना मुझे लगता है किसी भी पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। कांग्रेस और बा पार्टी का किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बा पार्टी जो पहला चुनाव में सलूम्बर में आती है और जो वोट शेयरिंग था 25%, तो ये तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट शेयरिंग के साथ सलूम्बर के लिए। तो बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा तुमको कि तीसरे नंबर पर जितेश मीणा रहे थे इसमें बीजेपी के सलूम्बर सीट से, और करीब 51,691 वोटों से वो जीते नहीं थे, वोट मिले थे इनको। अमृतलाल जी 14,000 वोटों से जीते। बीजेपी का तीसरे नंबर पर आना बहुत बड़ा चमत्कार है। और आप देखेंगे कि मेवाड़ वागड़ की कई सारी सीटों पर, जिनमें प्रतापगढ़ तो इम्पोर्टेंट है ही है, उदयपुर की सीट पर भी देखेंगे आप, खेरवाड़ा की सीट पर देखेंगे आप, इधर गोगुंदा की सीट पर देखेंगे जो बिल्कुल मेवाड़ की हैं, गढ़ी, प्रतापपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वहाँ तो है ही। इधर बीजेपी का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ रहा है। 5 साल पहले बीटीपी थी, है ना, लेकिन बाद में इनके आंतरिक कलेश से ये टूटकर बीजेपी बन गई। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि जो एक बार चुनाव लड़ा है वो दोबारा न लड़े। बीटीपी में ऐसा नियम था, लेकिन बीजेपी ने ये नियम बदल के ये तय करने की कोशिश की कि जो चुनाव लड़ चुका है उसको भी दोबारा मौका मिले। हो सकता है शायद राजकुमार रौत इसी नियम के बदौलत दूसरी बार चुनाव लड़े और अब तीसरी बार सांसद बन गए हैं। जितेश मीणा का जिक्र मैंने इसलिए किया राजेश, क्योंकि ये जो वोट मिले हैं इनको, 50,000 वोट मिले हैं, ये वोट न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि मौजूदा सरकार के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि अगर इंडी गठबंधन काम करता है, कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन करती है, तो आप देखेंगे वोट शेयरिंग बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है। कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन बीजेपी के लिए सरदर्दी साबित हो सकता है, और हो सकता है कि उसके लिए मुसीबत भी खड़े कर दें।
84 को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी मुश्किल है। जो राजकुमार रोत जो पहले 18 का चुनाव जीते बीटीपी से, फिर बाप बनी और 23 का चुनाव जीते, और वो भी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से 70,000 वोटों से वो जीते। तो इस बार तो बड़ी मुश्किल है बीजेपी और कांग्रेस के लिए, तो उस 84 सीट पर है। 5 साल पहले जब विधानसभा का परिणाम आया था और मैं एक बड़े चैनल पे था, दिल्ली में लाइव था, और उस समय मुझे पूछा कि ये बीटीपी क्या है, और बीटीपी ने 2 सीटें जीत ली अचानक से। तो सारे राजनीतिक पंडित हैरान रह गए कि बीटीपी ने चुनाव जीता है, और बीटीपी का नाम भी कोई जानता नहीं था, भारतीय ट्राइबल पार्टी। उस समय राजकुमार रोत एक ऐसा नाम था जिसने 84 से अपनी पहली बार जीत दर्ज की थी। तो उसने न सिर्फ मेवाड़ वागड़ में बल्कि दिल्ली तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी, उन्होंने युवाओं में एक नई पेड़ बनाते हुए एक नया नारा दिया, एक नए प्रदेश के गठन के लिए कुछ आदिवासी सेंटिमेंट को रेखांकित करते हुए आगे बढ़े थे। मैं कहता हूं कि 84 सीट जो है बीटीपी और बीएपी के लिए एक लेबोरेटरी है, वहीं से काम हो रहा है लगातार, और वहाँ पे जो वोट शेयरिंग और वोट का जो मार्जिन है वो ये दिखाता है कि लगातार 2 बार से राजकुमार रोत की जीत तमाम राजनीतिक पंडितों के लिए हैरानी की बात थी। और तीसरी बार 84 सीट और 40 सीट से ट्रांसफ़र होकर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर राजकुमार रोत की जीत, ये एक बड़ा संकेत करता है कि आदिवासी युवा क्या चाहता है। तो ऐसे में सेकंड नंबर पर रहे सुशील कटारा 70,000 वोटों प्राप्त करके, हो सकता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी वापस उन पर दांव लगाए, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस और बीएपी का अगर गठबंधन हो गया तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। हालांकि गठबंधन को लेकर तो राजकुमार रोत भी साफ कर रहे हैं कि 84 में तो हम मुश्किल से गठबंधन करेंगे, अगर छलूम्बर सीट मिलती है उनको तो फिर होगा। तो क्या लगता है सर कि गठबंधन हो पाएगा इनका क्या इस तरीके से, जो क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जो स्थितियाँ थी, लास्ट जब चुनाव हो गए और लास्ट में कह दिया गया कि चुनाव तो स्वतंत्र रूप से भारत आदिवासी पार्टी ने लड़ा। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, देखो क्या होता है कि राजनीति में कोई स्थायी शत्रु और स्थायी मित्र नहीं होता। कभी भी स्थितियाँ और परिस्थितियों के हिसाब से मित्र और शत्रु बदलते रहते हैं। आज जो आपका बहुत आँखों से नहीं सुहाता शत्रु है, वो एक दिन बाद में आपका बहुत अजीज मित्र हो सकता है। राजनीति में अपने स्वार्थ और अपने तात्कालिक लाभ के लिए जो रोटियां सेकी जाती है वो हम बरसों से देखते आए हैं। ऐसे में ये नहीं कह सकते कि 84 बांसवाड़ा सीट पर, लोकसभा सीट में तुम्हारे चैनल पर मैंने कहा था पिछली बार कि एक सीट पर तो बीएपी गठबंधन किया कांग्रेस ने, और वहाँ पर गठबंधन नहीं किया, ये क्योंकि उनको पता था कि हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन अब चूँकि उपचुनाव है, वो स्थितियाँ बदल चुकी हैं, बरसात हो चुकी है, पानी बहुत बह चुका है। अब एनीकट में जो पानी भरा हुआ है उसका क्या निर्माण करना है, क्या इस्तेमाल करना है, ये राजनीतिक पंडित सोचेंगे। तो अब जो पानी रुका हुआ है ये उपचुनाव है, और इस उपचुनाव में मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन तय होगा और बीएपी कांग्रेस का गठबंधन करेगी। भाजपा पूरी तरह से साख बचाने की कोशिश कर रही है, एक सलूम्बर के गढ़ को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो 84 में जो बीएपी का गढ़ है उसको ढहाने की कोशिश कर रही है, लगातार बैठकें हो रही। तो प्रदेश अध्यक्ष की साख दाव पर है, मुख्यमंत्री की साख दाव पर। तो सर क्या अगर एक सीट भी भाजपा यहाँ से, उसके अलावा एक सीट भी और जीती तो कहीं ना कहीं भाजपा में जो प्लस पॉइंट तो रहेगा इस तरह से? निश्चित तौर पर हर बार जब उपचुनाव होते हैं तो मौजूदा सरकार, जो सत्तासीन सरकार होती है, वो एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। और अभी विदेश जाने से पहले मुख्यमंत्री ने कई सारे नौकरियों का पिटारा खोला है। तो ये इसी रूप में देखना चाहिए कि उपचुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में युवाओं को लुभाना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो असंतुष्ट कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, उनको कैसे साधा जाए। हर चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि वोटर हराता है, पार्टी के अंदरूनी लोग हराते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि मुझे टिकट मिले, और जब टिकट नहीं मिलता है तो वे लोग जिनको टिकट नहीं मिलता है वे दूसरे पक्ष को हराने में लग जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि असंतोष रोका जाए। दूसरी चीज़, आपके कार्यकर्ताओं को संगठित किया जाए। तीसरा ये है कि जो आपके बिखरे हुए स्वयंसेवक हैं, जो वोटर के रूप में हैं, उनकी खुशियों के लिए, उनकी इच्छाओं के लिए, उनके लाभ के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए, चाहे नौकरी के रूप में हो, चाहे हैंडपम्प के रूप में हो, चाहे सड़क के रूप में हो। तात्कालिक रूप में लोग अपेक्षा करते हैं कि मेरी सड़क बनी नहीं बरसों से, एक ग्राम पंचायत का आदमी सोचता है। एक आदमी सोचता है कि मैं आपका स्वयंसेवक हूँ, बरसों से मेरी पत्नी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, बड़ी चीज़ों के बड़े वोटों में तब्दील होती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अग्नि परीक्षा का दौर है, और सरकार को और संगठन को, दोनों को ही अभी बहुत मुसीबत का दौर निकाल कर और अपने लिए बहुत मजबूत स्थिति का निर्माण करना होगा, क्योंकि ये उपचुनाव अस्मिता और साख का सवाल है। सर क्या भाजपा इस बार एंटी इनकम्बेंसी उसको रोक पाएगी क्या? क्योंकि 84 में तो ठीक है, लेकिन सलूम्बर में तो पहले से भी गुटबाजी हावी है, तो उनको क्या रोक पाने में कोई सफल रह पाएगी क्या? एंटी इनकम्बेंसी से शब्द मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार भी बनी ही है
और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रयोग करती है वो कई बार आंखें खोल देने वाले प्रयोग होती है। भजन लाल शर्मा जी का नाम किसी ने सुना भी नहीं था, अचानक जब घोषणा की वसुंधरा राजे ने जी, पता चला कि नए मुख्यमंत्री हैं। चाहे नया आदमी हो, लेकिन अगर जनता की आशाओं पर, अपेक्षाओं पर खरा उतरता है तो कोई किसी को गुरेज नहीं है किसी से। और मुझे लगता है कि पिछले 2 महीने 4 महीने में जो भजन लाल शर्मा जी ने जो काम किए हैं वो निश्चित तौर पर एकदम अप्रत्याशित हैं और बेहतरीन काम किया है। तो इंडियन इनकम्बेंसी जैसी स्थिति तो नहीं है। लोगों को लगेगा कि हो सकता है एक सीट बढ़े तो उनकी बाहें और उनके कंधे मजबूत ही होंगे। थैंक यू सर। तो ये थे कुंचन आचार्य सर, जो सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो पत्रकारिता विभाग के वहाँ के विभागाध्यक्ष हैं। जिस तरह से राजस्थान में जो 7 सीटें हैं और उसमें से सलूम्बर और 84, क्योंकि नज़र सलूम्बर पर सभी की है, जो भाजपा का गढ़ रहा है, और एक सीट जो भाजपा की उसको भाजपा बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ 84 जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुसीबत बनी है। TV9 के लिए राजेश डांगी।